नमस्कार साथियों, तैयारीपुर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, इससे पहले हम लोगों ने 2 क्लासें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और उन दोनों क्लासों में हम लोगों ने सामान्य परिचय पर चर्चा करी। और दोस्तों, आज हम लोग सामान्य परिचय की अंतिम क्लास को पढ़ते हुए और फिर आगे के टॉपिक को भी अपन चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आइए अपन सामान्य परिचय का एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान का सामान्य परिचय। और सामान्य परिचय में हम लोगों ने पढ़ा राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार, तो स्थिति एवं विस्तार, और इनमें हम लोगों ने बहुत अच्छे से क्लियर किया कि राजस्थान की स्थिति में हम लोगों ने अक्षांश और देशांतर के संदर्भ में बात करी। अक्षांश एवं देशांतर, और अक्षांश देशांतर में हम लोगों ने ये जाना कि राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति क्या है, राजस्थान की देशांतरीय स्थिति क्या है। इन बिंदुओं पे बहुत विस्तार से चर्चा करने के बाद हम लोगों ने विस्तार के संदर्भ में भी बहुत अच्छे से बात करी। और विस्तार के संदर्भ में मुख्य रूप से 3 बिंदुओं पे बहुत डिटेल में चर्चा करी। और उन 3 बिंदुओं में बात करें तो सीमा, हम लोगों ने ये बात करी कि राजस्थान की जो सीमा है, राजस्थान की सीमा अंतर्राज्यीय सीमा किन किन राज्यों से लगती है। यहाँ पर राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो किससे लगती है, कितनी लगती है, और राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा कितने राज्यों से लगती है, और सबसे ज्यादा किस राज्य से लगती है, सबसे कम किस राज्य से लगती है। इस प्रकार हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा और इसको और डिटेल में पढ़ा। और उसके बाद में हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि राजस्थान का क्षेत्रफल क्या है, और उसके बाद में हमने ये जानने का प्रयास किया कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। उसके बाद में हम लोगों ने ये जाना कि राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से 4 सबसे बड़े जिले कौन से हैं और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे जिले कौन से। इनको भी बहुत डिटेल में पढ़ने के बाद हम लोगों को ये पढ़ना रह गया था कि राजस्थान की जो आकृति है, इस बिंदु पे अपने को चर्चा करनी रह गई थी। तो आज दोस्तों हम राजस्थान की सामान्य स्थिति और जिसमें स्थिति के बारे में बात बहुत अच्छे से करने के बाद हम लोगों ने विस्तार के 2 बिंदु पढ़ लिए थे, क्षेत्रफल और सीमा। इन दोनों को पढ़ने के बाद हम लोगों को ये पढ़ना था कि राजस्थान की आकृति कैसी है, और राजस्थान की आकृति के साथ साथ और भी छोटे छोटे बिंदुओं पे हमारे को चर्चा करनी थी। जैसे क्षेत्र के हिसाब से किन किन क्षेत्रों के क्या क्या पौराणिक नाम थे, उनके बारे में भी बहुत डिटेल में चर्चा करनी थी। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि राजस्थान की आकृति कैसी है। राजस्थान की आकृति के संदर्भ में अगर किसी विद्वान ने बताया है तो उसके बारे में भी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो राजस्थान की आकृति दोस्तों, राजस्थान की आकृति, राजस्थान की आकृति के संदर्भ में अलग अलग विद्वानों के द्वारा खूब सारी जानकारी दी जाती है, लेकिन हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टी.एच. हैंडले। राजस्थान की आकृति के संदर्भ में एक भूगोलवेत्ता होते हैं जिनका नाम है टी.एच. हैंडले। टी.एच. हैंडले के द्वारा राजस्थान की आकृति के संदर्भ में ये बताया जाता है कि राजस्थान की जो आकृति है वो कैसी है दोस्तों, पतंगाकार। राजस्थान की आकृति कैसी है, पतंगाकार, या एक और नाम दिया जाता है विषम कोणीय चतुर्भुज जैसी। टी.एच. हैंडले के द्वारा राजस्थान की आकृति के संदर्भ में यह बताया जाता है कि राजस्थान की आकृति कैसी है, पतंगाकार है, या उनके द्वारा यह बताया जाता है कि राजस्थान की आकृति कैसी है, विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। इसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से क्लियर किया। हम लोगों के द्वारा ये जाना गया कि टी.एच. हैंडले ने राजस्थान की आकृति के संदर्भ में क्या बताया, तो उनके द्वारा राजस्थान की आकृति के संदर्भ में ये बताया गया राजस्थान पतंग के समान है, या राजस्थान की आकृति पतंगाकार है। और उसके बाद में एक और नाम भी दिया कि राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। इसको पढ़ने के बाद हम लोग आगे ये जानेंगे कि राजस्थान के जो विभिन्न क्षेत्र है, हम लोगों ने इसको अच्छे से पढ़ लिया। राजस्थान की सामान्य स्थिति एवं विस्तार की जो मुख्य बिंदु थे, उसमें स्थिति में 3 बिंदु थे, अक्षांश 2 बिंदु, अक्षांश और देशांतर।
जिसके संदर्भ में अच्छे से डिटेल में पहले से बात कर चुके हैं और विस्तार में दो मुख्य बिंदुओं पे जो बात करनी थी वो बहुत पहले से कर ली, बहुत अच्छे से और डिटेल में भी पढ़ा। और आज हम लोगों को ये पढ़ना था कि राजस्थान की आकृति कैसी है, इसको बहुत डिटेल में हम लोगों ने अभी पढ़ लिया। और राजस्थान की आकृति को समझने के बाद हम लोगों ने सामान्य बिंदु पे जितने भी जो कंसेप्ट थे उनको बहुत अच्छे से क्लियर किया। और उन कंसेप्ट को क्लियर करने के बाद हम लोग ये जानेंगे कि भी राजस्थान के जो प्राचीन क्षेत्र है उनको पहले किस नामों से जाना जाता था, वर्तमान के जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों को पहले अन्य किन नामों से जाना जाता था, तो उसको हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो हम लोग ये हेडिंग डालते हैं राजस्थान के प्राचीन क्षेत्रों के नाम। राजस्थान के जो प्राचीन क्षेत्र थे उनको या जो वर्तमान में राजस्थान के जो क्षेत्र है पहले किन नामों से जाना जाता था, उन क्षेत्रों के बारे में अपन डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों इसको थोड़ा सा मैप से समझने का प्रयास करते हैं। अच्छा आइए दोस्तों अपन बात करते हैं ये जो बीकानेर का क्षेत्र, उत्तरी जोधपुर का क्षेत्र और थोड़ा सा जैसलमेर का क्षेत्र, इस जो क्षेत्र को पौराणिक नाम से जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था दोस्तों? जांगल प्रदेश। जांगल प्रदेश मुख्यतः इसमें बीकानेर और उत्तरी जोधपुर का क्षेत्र आता था। इसको वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में बीकानेर और उत्तरी जोधपुर का भाग आता है। और पहले पौराणिक नामों की अगर बात करें तो इसको जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। और बाद में उस टाइम की अगर बात करें तो उस टाइम में राजा थे, राजा लोगों ने भी अपने जो नाम के आगे जांगल टाइटल भी लगाना शुरू कर दिया था, यानी जांगल दरबार शाह, इस प्रकार की अलग अलग उपाधियां बीकानेर के शासकों के द्वारा भी धारण की गई। और उसके बाद में हम लोग इसके थोड़ा सा नीचे जो जैसलमेर का क्षेत्र है इसको किस नाम से जाना जाता था? इसको दोस्तों नाम से जाना जाता था मांड या वल। जैसलमेर का जो क्षेत्र है इसको दोस्तों मांड या वल के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों जैसलमेर का जो पौराणिक नाम है, जैसलमेर को पहले किस नाम से जाना जाता था? जो जैसलमेर को पौराणिक रूप से अगर बात करें तो जैसलमेर को मांड या वल के नाम से जाना जाता था। और उसके बाद में जो उत्तरी पार्ट की अगर बात करें, उत्तरी पार्ट में श्री गंगानगर एवं हनुमानगढ़ जिलों का क्षेत्र आता है। हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर के जिलों में पौराणिक रूप से घग्गर, वर्तमान में घग्गर नदी और पहले सरस्वती नदी बहा करती थी। घग्गर नदी और पहले कौन सी नदी बहा करती थी? सरस्वती, या इसको द्रस्वती नदी के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो इसका बहाव क्षेत्र कहलाता था। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ वर्तमान में घग्गर नदी का बहाव क्षेत्र और पहले अगर बात करें तो सरस्वती नदी का बहाव क्षेत्र कहलाता था। उसके बाद में दोस्तों नीचे अगर बात करें तो तीन जिले, कौन कौन से तीन जिले? एक तो दोस्तों चूरू, उसके बाद बात करें तो दूसरा झुंझुनू और तीसरे जिले की बात करें तो तीसरा सीकर। इसको दोस्तों शेखावटी के नाम से जाना जाता था। इसको शेखावटी के नाम से कौन कौन से जिले जाने जाते थे? तो शेखावटी के नाम से चूरू, झुंझुनू और सीकर, इन तीन जिलों को शेखावटी के नाम से जाना जाता था। शेखावटी के नाम से इसलिए जाना जाता था क्योंकि यहाँ शेखावत राजपूत थे, उन लोगों का शासन होने के कारण इसको शेखावटी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और इसमें मुख्य तीन जिले कौन कौन से? चूरू, झुंझुनू और सीकर, तीन जिले जिनको शेखावटी के नाम से जाना जाता था। और उसके बाद में जोधपुर और उसके आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता था दोस्तों? मारवाड़। जोधपुर और उसके आसपास का क्षेत्र मारवाड़ कहलाता था। मारवाड़। और अगर वर्तमान संदर्भ में बात करें
तो मारवाड़ में मुख्यतः पाली और जोधपुर और उसके भी आसपास का क्षेत्र, जैसे बाड़मेर का भी कुछ एरिया लगता था, या जैसलमेर का भी कुछ एरिया लगता था, और जालोर और नागौर का भी कुछ हिस्सा मारवाड़ में आता था। तो दोस्तों मोटे मोटी अगर बात करें तो मोटे मोटे अपन तौर पे अगर बात करें तो इसको जो वर्तमान में जोधपुर संभाग है, जोधपुर संभाग का संपूर्ण एरिया मारवाड़ के नाम से जाना जाता था। उसके बाद में दोस्तों बाड़मेर, बाड़मेर को स्पेशल मालानी के नाम से जाना जाता था। बाड़मेर का पौराणिक नामों की अगर बात करें तो बाड़मेर को किस नाम से जाना जाता था दोस्तों? मालानी। मालानी मलिनाथ जी की विशेष भूमि होने के कारण इसको मालानी के नाम से भी जाना जाता था। तो बाड़मेर का पौराणिक नाम क्या था दोस्तों? मालानी। और उसके बाद में सिरोही, सिरोही के अगर पौराणिक नाम की बात करें तो सिरोही को दोस्तों चंद्रावती के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था दोस्तों? चंद्रावती। सिरोही जिले को पहले, या सिरोही जिले के प्राचीन नाम की अगर बात करें तो सिरोही जिले में एक स्थल का नाम पड़ता है चंद्रावती, चंद्रावती के नाम से जाना जाता था। सिरोही में क्षेत्र है या सिरोही के आसपास का क्षेत्र चंद्रावती कहलाता था, और बाड़मेर के आसपास का क्षेत्र मालानी कहलाता था। और जैसलमेर और जैसलमेर की जितनी भी सीमाएं, जैसलमेर का जो क्षेत्र है वो मांड के नाम से जाना जाता था। बीकानेर और बीकानेर का आसपास का क्षेत्र यानी जिसमें उत्तरी जोधपुर भी आता था उसको जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। और 3 जिले चोरू, झुंझुनू और सीकर जिनको शेखावटी के नाम से जाना जाता था। और अगर दोस्तों जांगल प्रदेश की बात करें तो जांगल प्रदेश की राजधानी अही छत्रपुर हुआ करती थी। अही छत्रपुर, ये दोस्तों जांगल प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी। और उसके बाद में दोस्तों थोड़ी सी और भी बात कर लेते हैं। जयपुर वह उसके आसपास का क्षेत्र मुख्य दौसा, जयपुर और दौसा का जो क्षेत्र था दोस्तों वो दोस्तों ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में भी ढूंढाड़ी बोली यहाँ पे बोली जाती है। जयपुर एवं दौसा के आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता था। ढूंढाड़ के नाम से इसलिए जाना जाता था दोस्तों, तो यहाँ पे ढूंढ नदी का बहाव क्षेत्र होने के कारण या ढूंढाड़ी बोली जाने के कारण इस क्षेत्र को ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता था। कौन कौन सा एरिया? जयपुर व दौसा, ये दोनों क्षेत्र किस नाम से जाने जाते थे, या ये दोनों जिले और उसके आसपास का भी कुछ एरिया ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता था। अब दोस्तों थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। अलवर व भरतपुर, अलवर व भरतपुर, अलवर व भरतपुर का क्षेत्र मेवात के नाम से जाना जाता था। अलवर व भरतपुर का क्षेत्र मेवात के नाम से जाना जाता था। अलवर व भरतपुर का क्षेत्र दोस्तों मेवात के नाम से जाना जाता था। जयपुर व दौसा का क्षेत्र ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता था दोस्तों। और उसके बाद में नीचे अगर थोड़ी और बात कर ली जाए तो कोटा, बूंदी, बारा एवं झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा एवं झालावाड़ का क्षेत्र हाड़ौती के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इन जिलों में मुख्यतः हाड़ा वंशीय राजपूत शासकों का शासन था, जिसके कारण इस क्षेत्रों को मुख्यतः हाड़ौती के नाम से जाना जाता है। कौन कौन से जिले? जिसमें कोटा, बूंदी, बारा व झालावाड़, 4 जिले मुख्यतः इन जिलों को दोस्तों किस नाम से जाना जाता था? तो हाड़ौती के नाम से जाना जाता था। हाड़ौती के नाम से इसलिए जाना जाता था क्योंकि यह हाड़ा राजपूतों का शासन होने के कारण इसको हाड़ौती के नाम से जाना जाता था। और इसको दोस्तों पढ़ने के बाद हम लोग ये जानेंगे कि मेवाड़ जो है वो किन किन जिलों को मेवाड़ के नाम से जाना जाता था। तो मेवाड़ में दोस्तों मुख्यतः उदयपुर व राजसमंद का क्षेत्र आता है, और उसके बाद में थोड़ा चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र भी आता है और थोड़ा भीलवाड़ा का क्षेत्र आता है। तो 4 जिले मुख्यतः मेवाड़ के नाम से भी जाने जाते हैं। तो मेवाड़ में मुख्य रूप से अगर जिलों की बात करें तो मेवाड़ में उदयपुर और राजसमंद का एरिया आता है, और उसके बाद में थोड़ी सी और महीन सी जानकारी की बात करें तो चित्तौड़गढ़ और जो भीलवाड़ा का कुछ एरिया है वो भी इसके दायरे में आता है दोस्तों। तो हम लोगों ने इसको डिटेल में या मोटे मोटे तौर पे इसके राजस्थान के जो प्राचीन क्षेत्र है उसके संदर्भ में अच्छे से बात करने की कोशिश करी।
तो आइए दोस्तों एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं कि राजस्थान का जंगल प्रदेश कौन सा है। तो बीकानेर एवं उसके आसपास का क्षेत्र जिसमें उत्तरी जोधपुर का भाग आता है, जिनको जंगल के नाम से जाना जाता है। और जैसलमेर का जो एरियाज है, जैसलमेर के एरिया की अगर बात करें तो जैसलमेर का प्राचीन नाम था दोस्तों मांड्यावल। उसके बाद में मालानी की बात करें तो किस प्राचीन क्षेत्र को मालानी के नाम से जाना जाता था, तो बाड़मेर जो वर्तमान जिला है उसको पहले मालानी के नाम से जाना जाता था। सिरोही की बात करें तो चंद्रावती के नाम से जाना जाता था। मेवाड़ की बात करें तो मेवाड़ में मुख्यतः कौन से जिले आते थे, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ एवं भीलवाड़ा के जो कुछ एरियाज है वो इसके अंतर्गत आता है दोस्तों, मेवाड़ के अंतर्गत। उसके बाद में दोस्तों थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। बात ये करते हैं दोस्तों बांसवाड़ा या डूंगरपुर का क्षेत्र क्या कहलाता है दोस्तों, वागड़। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, वागड़। यहाँ पे वागड़ी बोली भी बोली जाती है, या मुख्यतः वागड़ी बोली भी बोली जाती है। वागड़ क्षेत्र कौन कौन सा जिले जिसमें शामिल होते हैं, वागड़ क्षेत्र में दो मुख्य जिले आते हैं, कौन कौन से, एक तो बांसवाड़ा और दूसरा डूंगरपुर। दो जिले जो वागड़ एरियाज में आते हैं। और उसके बाद में हम लोगों ने ये भी जाना कि जो हड़ौती क्षेत्र है वो किन किन जिलों से मिलकर बना है। तो हड़ौती क्षेत्र में मुख्यतः 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारा एवं झालावाड़। ये जिले हड़ौती का क्षेत्र कहलाते हैं। और उसके बाद में हम लोगों ने इसको पढ़ा कि ढूंढाड़ का एरिया है या ढूंढाड़ क्षेत्र कौन सा कहलाता है, तो जयपुर एवं दौसा और उसके आसपास का जो क्षेत्र है इसको ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता है। ढूंढाड़ के नाम से इसलिए जाना जाता है दोस्तों क्योंकि यहाँ पे ढूंढ नदी बहा करती थी। और वर्तमान संदर्भ में अगर बात करें तो यहाँ पे ढूंढाड़ी बोली भी बोली जाती है और इसके कारण इसको ढूंढ या ढूंढाड़ क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता था। और उसके बाद में दोस्तों हम लोगों ने इसको पढ़ा, शेखावटी के बारे में पढ़ा। शेखावटी में मुख्यतः 3 जिले आते हैं, कौन कौन से, चूरू, झुंझुनू एवं सीकर। इसको शेखावटी के नाम से जाना जाता है। अलवर व भरतपुर का क्षेत्र मेवात के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे मेवाती बोली बोली जाती है। इसको डिटेल में पढ़ने के बाद हम लोग एक बार फिर से सामान्य जो परिचय हम लोगों ने पढ़ा इसको एक बार थोड़ा सा वापस रिवाइज करने के बाद हम लोग आने वाले क्लासों में या आने वाले जो नेक्स्ट क्लास होगी उस क्लास में हम लोग राजस्थान के भौतिक प्रदेश के संदर्भ में अच्छे से चर्चा करेंगे। तो एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोगों ने जो पिछली 3 क्लास है या 2 क्लास और एक आज की क्लास, इन तीनों क्लासों में हम लोगों ने क्या पढ़ा और किन किन को हम लोगों को इम्पोर्टेंट देना जरूरी था। और इसलिए एक बार मैं आपको पुनः शॉर्टकट या थोड़े से समय में एक बार रिवीजन अच्छे से करवा देता हूं और उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की अगर बात करेंगे तो वो करेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश। तो एक बार दोस्तों रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोगों ने अलग अलग क्लासों में या विभिन्न क्लासों के तहत क्या क्या पढ़ा और उसमें याद रखने वाली कौन सी चीज जरूरी थी और किस चीज को हम लोगों को बहुत ज्यादा महत्व देना था। तो एक बार मैं आपको डिटेल में वापस बता देता हूं कि हम लोगों को क्या पढ़ना जरूरी था और कौन सी चीज आपको एग्जाम में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। किसी भी प्रकार का एग्जाम हो तो आपको ये नहीं घबराना पड़े कि हम लोगों ने क्लास में पढ़ा और पढ़ने के बाद भी हमसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, तो ऐसी किसी भी प्रकार की दिक्कत का आपको सामना ना करना पड़े। और इसको लेकर हम लोग वापस एक बार रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद में भी आपको किसी भी प्रकार का कोई भी शंका समाधान हो तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर ये जो चीज है ये हमें अच्छे से समझ नहीं आई, तो आपको हम डिटेल में बताने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोगों ने पहले इन जो 3 क्लास है इन तीनों क्लासों के तहत मुख्यतः किन किन बिंदुओं पर चर्चा करी और इसमें भी कौन कौन से बिंदु थे जो हमारे पढ़ने लायक थे या हमें पढ़ना बहुत जरूरी था। और यहाँ याद रखने की बात करें तो कौन से ऐसे मुख्य बिंदु थे जिन बिंदुओं को हमें याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो हम लोगों ने दोस्तों पहली क्लास में मुख्य रूप से ये पढ़ा कि ज्योग्राफी क्या चीज होती है। तो ज्योग्राफी की शॉर्ट संदर्भ में सीधी बात करें तो ज्योग्राफी का मतलब होता है जियो प्लस ज्योग्राफी। तो इसका मतलब ये होता है कि पृथ्वी का अध्ययन, जियो यानी पृथ्वी, ग्राफी यानी अध्ययन और ग्राफी मतलब आलेखी अध्ययन होता है। और इसको पढ़ने के बाद हम लोगों ने ये जाना कि भी राजस्थान की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, इसको डिटेल में बात करी। डिटेल में हम लोगों ने ये बात करी कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जर्मन एक विद्वान होते हैं अल्फ्रेड वैगनर के द्वारा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के माध्यम से यह समझाने का प्रयास किया गया कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। और पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में हम लोगों ने अच्छे से समझने के बाद हम लोगों ने बहुत अच्छे से क्लियर किया कि भी राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई। तो पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में अल्फ्रेड वैगनर के द्वारा यह माना जाता है कि पृथ्वी एक गोला थी
और इस गोले का समय के साथ डिवाइडेशन होता है और दो भागों में डिवाइडेशन होता है। एक भाग का नाम पेंजिया दिया जाता है, दूसरे का नाम पैंथालासा दिया जाता है। पेंजिया जो है जिनको वर्तमान संदर्भ में महाद्वीप के नाम से जाना जाता है और पैंथालासा को महासागर के नाम से जाना जाता है। इसको बहुत डिटेल में चर्चा करने के बाद हम लोगों ने समझा कि पेंजिया का भी आगे जाके डिवाइडेशन होता है। पेंजिया को दो भागों में बांट दिया जाता है। एक को अंगारा लैंड या जिसको लोरेंसिया के नाम से जाना जाता है, इसमें एक भूसनती का भी निर्माण हो जाता है जिसको टेथिस सागर के नाम से जाना जाता है। टेथिस सागर के जस्ट नीचे जिनको गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता है। तो राजस्थान का निर्माण मुख्यतः जीटी से हुआ है। किससे हुआ है? जीटी से, जिनका शॉर्टकट नाम है जीटी। और अगर विस्तृत बात करें तो राजस्थान का निर्माण गोंडवाना लैंड और टेथिस सागर से मिलकर हुआ है। और उसके बाद में राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेशों का निर्माण होता है। राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेशों में मुख्यतः अरावली और हड़ौती की बात करें तो ये तो दोस्तों किसके भाग है? गोंडवाना लैंड के भाग है। और जो मरुस्थल है और जो मैदानी क्षेत्र है तो ये जो मुख्यतः टेथिस सागर के भाग माने जाते हैं। इसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से क्लियर किया और इसको क्लियर करने के बाद हम लोगों ने एक नए टॉपिक का नाम शुरू किया था, राजस्थान की सामान्य स्थिति। राजस्थान की जो सामान्य स्थिति के बारे में बात करी, हम लोगों ने ये पढ़ा कि राजस्थान की सामान्य स्थिति के संदर्भ में 2 मुख्य बिंदुओं की बात करी और स्थिति में 2 मुख्य बिंदु कौन से थे? एक का नाम था अक्षांश। अक्षांश में अच्छे से समझा कि अक्षांश क्या होते हैं, लैटिट्यूड क्या होते हैं। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति क्या है? तो राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश के मध्य राजस्थान की स्थिति है। और उसके बाद में हम लोगों ने ये पढ़ा कि राजस्थान की देशांतरीय स्थिति क्या है। राजस्थान की देशांतरीय स्थिति को अच्छे से समझने के बाद राजस्थान की देशांतरीय स्थिति 69 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य राजस्थान स्थित है। इसको बहुत अच्छे से क्लियर करने के बाद हम लोगों ने आगे विस्तार के जो मुख्य 3 बिंदु थे उस पे चर्चा करी। जो विस्तार के 3 बिंदु है और उन 3 बिंदुओं में कौन-कौन से 3 बिंदु थे? एक तो बिंदु था दोस्तों क्षेत्रफल। राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करें, राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। मील की बात करें तो 132,139 वर्ग मील में राजस्थान का क्षेत्रफल है। और इसको पढ़ने के बाद हम लोगों ने ये भी जाना कि राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े जिले कौन से हैं और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो बड़े जिलों की बात करें तो बड़ा जिला तो जैसलमेर है और उसके बाद में दूसरे जिले की बात करें तो बीकानेर है और तीसरे जिले की बात करें तो बाड़मेर है और चौथा जिला कौन सा है दोस्तों? जोधपुर है। उसके बाद में हम लोगों ने ये जाना कि राजस्थान जो क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा जिला कौन सा है। तो छोटा जिला दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा धौलपुर। धौलपुर को पढ़ने के बाद हम लोगों ने ये भी जाना कि उसके बाद में और कौन से जिले हैं। तो उसके बाद में धौलपुर के बाद दौसा, दौसा के बाद डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद में हम लोगों ने जाना कि प्रतापगढ़ भी छोटा जिला है, क्रमशः चौथा छोटा जिला माना जाता है। और उसके बाद में क्षेत्रफल पे बहुत डिटेल से बात करी। डिटेल से बात करने के बाद हम लोगों ने इसको अच्छे से समझ लिया। समझने के बाद हम लोगों ने ये जाना कि सीमा का बिंदु था। सीमा के बिंदु में हम लोगों ने ये बात करी कि राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा क्या है, यहाँ किन जिलों के साथ लगती है, या राजस्थान की कितनी अंतर्राज्यीय सीमा है। तो अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तो अंतर्राज्यीय सीमा कितनी थी दोस्तों? टोटल सीमा की बात करें तो 5,920 किलोमीटर। इसमें से 1,070 किलोमीटर की जो सीमा है वो तो है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो पाकिस्तान के साथ लगती है। और उसके बाद में अगर बात करें तो 4,850 किलोमीटर की जो सीमा है ये अंतर्राज्यीय सीमा है। अंतर्राज्यीय सीमा मुख्य 5 राज्यों के साथ लगती है और इसमें भी सबसे ज्यादा एमपी के साथ 1600 किलोमीटर की अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। एमपी के साथ 1600 किलोमीटर की अंतर्राज्यीय सीमा लगती है दोस्तों। और 89 किलोमीटर की जो अंतर्राज्यीय सीमा ये पंजाब के साथ लगती है जो कि बहुत कम है। सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा पंजाब के साथ 89 किलोमीटर और सबसे ज्यादा दोस्तों अंतर्राज्यीय सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है, ये 1600 किलोमीटर है। इसको बहुत डिटेल में समझा और उसके बाद में हम लोगों ने ये भी समझा कि भी जो एमपी की सीमा पर कितने जिले राजस्थान की स्थित है, या उसके बाद में हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि पंजाब की सीमा पर राजस्थान के कौन-कौन से जिले हैं या कितने जिले हैं। और उसके बाद में हरियाणा से सीमा टच राजस्थान के कितने जिले हैं, यूपी की सीमा से टच राजस्थान के कितने जिले हैं, या यूपी की जो अंतर्राज्यीय सीमा है राजस्थान से कितनी लगती है। और उसके बाद में हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि गुजरात जो राज्य है, गुजरात से राजस्थान की कितनी अंतर्राज्यीय सीमा लगती है, या गुजरात राज्य से राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा पर कितने जिले स्थित है। इसको बहुत डिटेल में पढ़ा। और उसके बाद में थोड़ा सा एक और फैक्ट आपको याद रखना है कि बाड़मेर एक ऐसा जिला
जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा बनाता है। और एक और जिला, जिस जिले का नाम है श्री गंगानगर, ये भी एक ऐसा जिला है जो अंतर्राज्यीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार की सीमा बनाता है। तो आपसे कभी ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जो अंतर्राज्यीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार की सीमाएं बनाते हैं। तो दोनों जिले कौन से हैं? एक का नाम है बाड़मेर और दूसरे का नाम है दोस्तों श्री गंगानगर। ये दोनों ऐसे जिले हैं जिन जिलों की सीमा अंतर्राज्यीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार की सीमाएं लगती है। श्री गंगानगर और बाड़मेर, इसको जानने के बाद हम लोगों ने ये पढ़ा कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का क्या नाम है, इसको हम लोगों ने डिटेल में चर्चा करी। जो भारत पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम है रेडक्लिफ रेखा। क्या नाम है दोस्तों? रेडक्लिफ रेखा। और इस रेडक्लिफ रेखा का निर्माण, ये भी हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा कि इस रेडक्लिफ रेखा का निर्माण 17 अगस्त 1947 को हुआ। कब हुआ? रेडक्लिफ रेखा का निर्माण 17 अगस्त 1947 को हुआ। रेडक्लिफ रेखा के बाद में अच्छे से डिटेल से जानकारी प्राप्त की। और राजस्थान में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, और राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, राजस्थान पाकिस्तान के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, इस पे कौन कौन से जिले स्थित है। तो हम लोगों ने ये बात करी कि श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये 4 ऐसे जिले हैं जो पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। और इसमें भी सबसे ज्यादा जो सीमा है 464 किलोमीटर, ये जैसलमेर की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, जो सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राजस्थान के जिला है। और सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिले की बात करें तो ये 168 किलोमीटर बीकानेर जिला है, जो पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। और सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला, ये भी डिटेल में बात करी। और उसके बाद हम लोगों ने ये अच्छे से पढ़ा कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की राजस्थान में शुरुआत की बात करें तो राजस्थान में की शुरुआत की बात करें तो हिंडलकोट, ये स्थान श्री गंगानगर जिले में पड़ता है। और उसके बाद में अंत की बात करें तो बाड़मेर में एक जगह का नाम पड़ता है बाकसर। श्री हिंडलकोट श्री गंगानगर से बाकसर बाड़मेर तक जो राजस्थान है पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। इसको बहुत डिटेल में पढ़ने के बाद हम लोगों ने सीमा और क्षेत्रफल को बहुत डिटेल में पढ़ा। और आज हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि जो आकृति है, राजस्थान की आकृति के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों के द्वारा अलग अलग बातें की जाती है या अलग अलग मत दिए जाते हैं। लेकिन हम लोगों ने जो डिटेल में पढ़ा या हम लोगों को पढ़ना जरूरी था, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट था, तो हम लोगों ने ये पढ़ा कि राजस्थान की आकृति के संदर्भ में एक भूगोलवेत्ता होते हैं, भूगोलवेत्ता टी.एच. हेंडले के द्वारा राजस्थान की आकृति को बताया जाता है पतंगाकार या विषम कोणीय चतुर्भुज के समान बताया जाता है। विषम कोणीय चतुर्भुज, राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज के समान, ये किसके द्वारा बताया जाता है? टी.एच. हेंडले के द्वारा राजस्थान की आकृति के संदर्भ में बताया जाता है। राजस्थान की आकृति पतंगाकार या विषम कोणीय चतुर्भुज के समान थी। ये किसने बताया? टी.एच. हेंडले। ये जानकारी बताने के बाद हम लोगों ने इसको बहुत अच्छे से क्लियर किया। और उसके बाद में हम लोगों ने राजस्थान के जो प्राचीन क्षेत्र है उनको या वर्तमान में जो जिले हैं पहले किन नामों से जाने जाते थे, इसको बहुत डिटेल में बात करी। तो हम लोगों ने सबसे पहले उत्तर के क्षेत्र से शुरुआत करी। बीकानेर उसके आसपास का क्षेत्र जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इसको पढ़ने के बाद हम लोगों ने ये पढ़ा कि जैसलमेर का जो एरिया है इसको पहले किस नाम से जाना जाता था? तो जैसलमेर का जो एरिया है इसको मांड्यावल के नाम से जाना जाता था। बाड़मेर जिला है जो वर्तमान में बाड़मेर जिला है दोस्तों, इस वर्तमान में बाड़मेर जिले को पहले दोस्तों मालानी के नाम से जाना जाता था। और सिरोही जो उसके आसपास का क्षेत्र है इसको दोस्तों पहले चंद्रावली के नाम से जाना जाता था। मेवाड़ की बात करें तो मेवाड़ में मुख्यतः 2 ही जिले आते थे। कौन कौन से जिले? एक तो उदयपुर और राजसमंद का एरिया। उदयपुर राजसमंद एरिया के साथ साथ चित्तौड़गढ़ का भी क्षेत्र और भीलवाड़ा का क्षेत्र भी मेवाड़ के अंतर्गत आता था दोस्तों। और उसके बाद में हम लोगों ने ये बात करी कि बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर का जो एरिया है इसको किस नाम से जाना जाता था? इसको वागड़ के नाम से जाना जाता था। हड़ौती की भी अच्छे से बात करी। हड़ौती में मुख्य 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़।
हाड़ौती नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ हाड़ा वंशीय राजपूतों का शासन होने के कारण इसको हाड़ौती के नाम से जाना जाता था। और उसके बाद में हम लोगों ने ये बात करी कि जयपुर और उसके आसपास का एरिया है इसको किस नाम से जाना जाता था। तो जयपुर एवं इसके आसपास का जो एरिया है इसको दोस्तों ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता था। इसको पढ़ने के बाद हम लोगों ने ये जाना कि अलवर एवं भरतपुर का जो एरिया है इसको किस नाम से जाना जाता था। इसको मेवात के नाम से जाना जाता था क्योंकि यहाँ पे मेवाती बोली बोली जाती थी। और उसके बाद में हम लोगों ने जाना कि जो चूरू, सीकर एवं झुंझुनू का जो एरिया है इसको किस नाम से जाना जाता था। शेखावटी के नाम से जाना जाता था दोस्तों। शेखावटी इसलिए नाम से जाना जाता था क्योंकि यहाँ पे शेखावत जो राजपूत थे उनका शासन था। शेखावत राजपूतों का शासन होने के कारण 3 जिलों को चूरू, झुंझुनू और सीकर को किस नाम से जाना जाता था दोस्तों, शेखावटी के नाम से जाना जाता था। बहुत डिटेल में बात करी, बहुत अच्छे से क्लियर किया होगा। और उसके बाद में दोस्तों अगर इनमें भी आपको किसी भी प्रकार की कोई शंका समाधान है या किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है कि हम लोगों ने राजस्थान की उत्पत्ति के बारे में अच्छे से बात करी, राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ इसके बारे में अच्छे से क्लियर बात करने की कोशिश करी। और उसके बाद में एक टॉपिक की शुरुआत करी थी जिस टॉपिक का नाम था राजस्थान की सामान्य स्थिति एवं विस्तार। इसको बहुत ही अच्छे से बहुत ही डिटेल में बात करने की कोशिश करी और मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि ये जो टॉपिक है आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लियर हुआ होगा। और इस टॉपिक से बाद में हम लोग राजस्थान के भौतिक प्रदेश के बारे में बहुत ही डिटेल में बात करने वाले हैं। और राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं इसको पढ़ने में चाहे कितना भी टाइम लगे या कितनी भी क्लासों में आपको पढ़ना पड़े, लेकिन आपको बहुत ही क्लियर और डिटेल में समझाने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन आपको जो हमारे साथ हमेशा बने रहना है क्योंकि जो एक क्लास भी अगर आपकी छूटती है तो आप अगली क्लास पढ़ने से पहले आपको जो पुरानी क्लास है उनको पढ़ना बहुत जरूरी होता है। और इसलिए मेरा आपसे एक निवेदन रहेगा कि हम लोग जितनी भी क्लासें YouTube पे डालते हैं उन सब क्लासों को 1-to-1 क्लास को आप देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप क्लासों को अच्छे से देखोगे तो मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि आपको जितनी भी जो क्लासें डाली जा रही हैं या जितने भी टॉपिक आपको YouTube पे समझाए जा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि जो तैयारीपुर का YouTube चैनल है या तैयारीपुर की जो संपूर्ण टीम है वो आपको बहुत ही डिटेल में समझाने का प्रयास करती है। और हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि कोई भी किसी भी प्रकार का कंसेप्ट है वो बहुत ही डिटेल में समझाया जाए और बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लियर किया जाए, तो आपकी किसी भी प्रकार की कोई शंका समाधान या प्रॉब्लम का हम जो सॉल्यूशन है वो करने के लिए हम लोग तत्पर रहते हैं और आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। और इसके लिए मैंने आपको 3 क्लासों में बहुत ही डिटेल में समझाने का प्रयास किया, तो एक लंबा टाइम लगा लेकिन आपको अच्छे से क्लियर करवाया कि राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ, राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई, राजस्थान की सामान्य स्थिति एवं विस्तार के बारे में बहुत ही डिटेल में बात करी। और उसके बाद में हम लोगों ने राजस्थान के प्राचीन क्षेत्रों के बारे में बात करी। राजस्थान के प्राचीन क्षेत्रों को पहले और भी कुछ बाकी रह गए होंगे, लेकिन अपन धीरे धीरे जैसे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में बात करेंगे तो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की जो डिटेल में बात करेंगे उसके साथ ही साथ अगर कोई और भी क्षेत्र बीच में आता है तो मैं आपको पूरा बताने का प्रयास करूंगा कि इस जो वर्तमान में ये जिला है इसको पहले किस नाम से जाना जाता था। दोस्तों मोटे मोटे तौर पे मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि राजस्थान के जो प्राचीन क्षेत्र है और यहाँ राजस्थान के जो वर्तमान के जिले हैं इनको पहले किस नाम से जाना जाता था, ये दोस्तों मैंने बहुत ही अच्छे से क्लियर करवाने की कोशिश की। लेकिन फिर भी अगर कोई बीच में और भी जिला आता है उसको पहले अन्य किसी नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों आगे भौतिक प्रदेश है और भी अगर किसी टॉपिक के तहत अगर उस जिले का या उस क्षेत्र का जिक्र होता है तो आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि भी इस जो क्षेत्र है इसको पहले इस नाम से जाना जाता था और वर्तमान में ये जिला इस नाम से जाना जाता है, तो इसको आपको बताने का प्रयास करूंगा। और उसके बाद में नेक्स्ट जो क्लास होगी वो अपने राजस्थान के भौतिक प्रदेश के संदर्भ में क्लास होगी और बहुत ही डिटेल में बात करने का प्रयास करेंगे। तब तक दोस्तों आप हमारे साथ जुड़िए रहिए और हंसते रहिए, मस्त रहिए। क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा जितना शेयर करोगे उतना हम लोग मोटिवेट होके आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे, आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तैयारीपुर की संपूर्ण टीम आपके लिए हर टाइम तत्पर रहती है और आपका अगर किसी भी प्रकार का कमेंट आता है, आपकी क्लास को लेकर किसी भी प्रकार की क्वेरीज है या कोई किसी भी प्रकार का आपका डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके जरूर लिखें कि हम लोगों को ये चीज समझ में नहीं आई। अगर आपको अच्छे से समझ में आई है तो भी आप लोग एक बार अच्छे से कमेंट करके हम लोगों को ये मोटिवेट करें कि सर हम लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है और आप नेक्स्ट जो टॉपिक है वो भी बहुत अच्छे से क्लियर करवाने का प्रयास
करें। तो हम लोग बहुत ही मोटिवेट होके आपकी जो क्वेरीज है उनके ऊपर काम करते हुए आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। और जो तैयारीपुर की जो टीम है बहुत ही तत्पर है, हर टाइम हर समय नई नई रिसर्च करती रहती है सब्जेक्ट को लेकर। आने वाले दिनों में अलग अलग सब्जेक्ट एक्सपर्ट के द्वारा आपको और भी क्लासें प्रोवाइड करवाई जाएगी। तैयारीपुर की इस जो टीम की जो काम करने की जो तत्परता है, इसके लिए अब हम सब लोग मिलकर तैयारीपुर का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और आप सब लोगों का मैं एक तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि हम सब लोग मिलकर एक अच्छा प्लेटफॉर्म स्थापित कर रहे हैं या एक अच्छे प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। तो तब तक दोस्तों हमारे साथ आप जुड़े रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।